आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टेट उत्तर प्रदेश टीचिंग एबिलिटी टेस्ट का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। अर्थात 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें उस बोली को चुनना है जो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः या सामान्यतः नहीं बोली जाती, क्योंकि बोली को हम बिल्कुल सीमाओं में नहीं बांध सकते। ऐसा हो सकता है कि अन्य बोलियों का प्रभाव हमें अन्य राज्यों में, जैसे हम राज्य की पहचान कर लेते हैं कि भाई बिहार में बिहारी बोली जाती है, तो बिहारी की बोलियों का या बिहारी जो भाषा है हमारी, इसकी बहुत सारी बोलियां हैं, उसका प्रभाव हमें उत्तर प्रदेश या बिहार के आसपास के राज्यों में देखने को मिल सकता है। लेकिन जब भी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए राज्य के आधार पर, तो मुख्यतः या सामान्यतः की बात हम कर रहे होते हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है जिसे हम कौरवी कहते हैं, क्योंकि खड़ी बोली मुख्य रूप से हस्तिनापुर अर्थात कौरवी उसका नाम है, कौरवों के और इंद्रप्रस्थ में बोली जाती थी अर्थात मेरठ और दिल्ली में। अवधी का क्षेत्र भी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश ही है। हम रायबरेली, इलाहाबाद, बनारस की ओर अगर रुख करते हैं तो मुख्य भाषा जो है आम जन की भाषा वो अवधी है। और यदि हम मथुरा, वृंदावन, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद की बात करें तो वहाँ पर ब्रज भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। लेकिन जो मैथिली है, हालांकि मैथिली और अवधी काफ़ी सिमिलर लैंग्वेज है, दोनों भाषाओं में बहुत समानताएं हैं, लेकिन मैथिली जो भाषा है वो मुख्य रूप से बिहार में बोली जाती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 2, काव्य में जब कोई शब्द एक बार प्रयोग हो किंतु अनेक अर्थ ग्रहण करता हो तब वहां कौन सा अलंकार होता है। शब्द कितनी बार आया? एक बार। अर्थ कितने हैं? अनेक, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, यद्यपि शब्दों की आवृत्ति लाटानुप्रास में होती है, किंतु अर्थ अलग नहीं होता। सिर्फ भावार्थ के आधार पर अन्वय भिन्न होता है। यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार एक अलग अर्थ ग्रहण करता है। वक्रोक्त अलंकार में वक्ता जिस बात को कह रहा होता है, श्रोता जानबूझकर उसका अन्य अर्थ ग्रहण करता है, लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक बार और उसके अर्थ अनेक होते हैं। हम इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो श्लेष शब्द है वो श्लिष्ट से बना है, और श्लिष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना या चिपकाना, अर्थात एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं। हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 3, उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार कौन सा होता है। अर्थात शिल्प की दृष्टि से, काव्य गुणों की दृष्टि से उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार कौन सा है। उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो शिल्प की दृष्टि से जब उपमान की तुलना उपमेय से की जाएगी तब वहां प्रतीप अलंकार होगा, और यह उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार कहलाता है, क्योंकि उपमा में उपमेय की तुलना की जाती है लेकिन प्रतीप में उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। जबकि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य में कोई भेद नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं अभेद आरोप। उत्प्रेक्षा में उपमेय प्रस्तुत होता है किंतु उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना होती है।
और भ्रांतिमान में हम उपमेय को उपमान समझ करके प्रतिक्रिया कर देते हैं, रिएक्शन कर देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, विशेषण शब्द निम्नलिखित में से किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण विशेषता बताते हैं ये तो हमें पता है, पर किसकी विशेषता बताते हैं? तो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद नहीं होता? वाच्य वे शब्द हैं या शब्द के वे रूप हैं जिनमें क्रिया से हम ये तय करते हैं कि मुख्य रूप से वाक्य में किसकी बात हो रही है, अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार आ रही है या भाव के अनुसार आ रही है। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कर्तवाच्य होता है, यहाँ पर रावर लगेगा। यदि क्रिया कर्म के आधार पर होती है तो कर्मवाच्य होता है, और यदि क्रिया भाव के आधार पर होगी तो भाववाच्य होगा। और वाच्य के 3 ही भेद होते हैं, अर्थात क्रियावाच्य नहीं होता। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 6, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? दलपति विजय, चंद्रवरदई, जगनिक या फिर नरपति नाहर। ये चारों ही कवि हमें आदिकाल में मिलते हैं और रासो साहित्य में मिलते हैं। दलपत विजय ने खुमाड़ रासो लिखा, जगनिक ने परमाल रासो लिखा, लेकिन पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदई जी है। चंद्रवरदई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को और प्रथम महाकवि चंद्रवरदई को कहा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से वर्तमान काल का भेद नहीं है। हिंदी भाषा विज्ञान में काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अर्थात विकल्प चौथा आसन्न वर्तमान काल, आसन्न काल विभाजन में भूतकाल का उपभाग होता है आसन्न भूतकाल, लेकिन यह वर्तमान काल के भेदों के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 8, समाजीकरण की प्रक्रिया एक प्रक्रिया है, अस्थायी, अवधि, अनिरंतर या फिर आजीवन। समाजीकरण अर्थात सोशलाइजेशन, समाज में समायोजन करने की प्रक्रिया या समाज में व्यवहार को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया हम आजीवन सीखते रहते हैं, इसीलिए समाजीकरण आजीवन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका और व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो प्रारंभिक बचपन की अवधि में एक समूह में स्वीकार्य हैं? अर्थात बालक के प्रारंभिक जीवन में
ऐसा कौन सा समूह है जिससे यह तय किया जाए या इस बात की जानकारी या सूचना मिले कि बच्चे का व्यवहार और भूमिका कैसी है? भाई बहन और शिक्षक, शिक्षक और सहकर्मी, मित्र और माता पिता, भाई बहन और माता पिता। शिक्षक बच्चे के जीवन में विद्यालय जाने के बाद प्रभावित करते हैं। सहकर्मी जब वह स्वयं कार्य करके बड़ा बच्चे से युवक बन जाता है और कार्य करने योग्य हो जाता है, तब उसे सहकर्मी मिलते हैं। मित्रों के साथ भी बच्चा आमतौर पर विद्यालय में जाकर के मिलता है, लेकिन प्रारंभिक जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइफ है वो हमें भाई बहन और माता पिता अर्थात परिवार से मिलते हैं। हमारा उत्तर होगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 10, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावन में पावन जबे लगी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो अगली पंक्ति में हालांकि इनका नाम भी है जिसे तकल्लुफ कहते हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावन में पावन जबे लगी। कहरत नागर गोवारन की झोर झोर दौर दौर नंदपुर आवन तबह लगी। अर्थात इस पंक्ति के रचनाकार हैं पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। हालांकि सूरदास और नरोत्तम दास दोनों ने ही उद्धव परंपरा या जिसे हम भ्रमर परंपरा या भ्रमर गीत परंपरा कहते हैं उसका निर्वाह किया है, लेकिन इस पंक्ति के रचनाकार पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। प्रश्न संख्या 12, पेन गिर गया है वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, लेकिन जो वाक्य हमारे समक्ष उपस्थित है, हमारे सामने है, उसमें कर्ता का तो बोध ही नहीं है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है, और जब कर्ता कोई काम स्वयं न करके खुद न करके किसी और से करवा ले, किसी अन्य माध्यम से परिपूर्ण करवा ले, तब वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यद्यपि डेफिनेशन या परिभाषा के रूप में हम पढ़ते हैं कि जब दो क्रियाएं एक साथ घटित होती हैं तब वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। तो दिए गए वाक्य में गिरना और गया दो क्रियाएं हैं, अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न, उर्वशी कृति पर किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी कृति जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर दोनों ने लिखी, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने रेडियो रूपक काव्य के रूप में लिखा, जिसे गीत काव्य भी कहा जाता है, और जयशंकर प्रसाद ने चंपू काव्य के रूप में उसकी विधा रही। रामधारी सिंह दिनकर की ही उर्वशी कृति इतनी प्रसिद्ध थी कि इसको देश के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जयशंकर प्रसाद को कोई भी कृति पर या पूरे जीवन में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया ही नहीं गया। हालांकि निराला जी को भी कोई सम्मान नहीं मिला। अगला प्रश्न, शैलजा में कौन सा समास है? तो भाई शैल होता है पर्वत और जा प्रत्यय आमतौर पर पुत्री के लिए लगाया जाता है, तो जो शैल की पुत्री है, अर्थात न पर्वत का महत्व है न पुत्री का महत्व है, शैल की पुत्री माँ गौरी या पार्वती को कहा जाता है। तीसरे पद का महत्व है, तब यहां पर समास होगा बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है?
पुस्तक, पंखा, पहिया या फिर कोई नहीं। पुस्तक होती है और ये स्त्रीलिंग है, पंखा होता है और पहिया भी घूमता है। तो इसमें प्रश्न में पूछा भी यही है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प पहला। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? वे क्रिया जिनका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता या जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, कर्म की आकांक्षा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। गिरना, उठाना, लिखना। तो यदि हम कहते हैं उठाना, तो हमने जरूर किसी ना किसी वस्तु को उठाया है, और जब हम कह रहे हैं लिखना, अर्थात कुछ ना कुछ अवश्य लिखा है। लेकिन गिरना जो है वो अकर्मक क्रिया है। जैसे मैंने कहा वह गिर गया, लेकिन अगर मैं ये कहती गिराना, तब यह सकर्मक हो जाती। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 16, हम ताजमहल देखने जाएंगे। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो भाई हम अर्थात पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनसे पुरुष का बोध होता है या वक्ता, श्रोता या जिसके बारे में बात की जाए का बोध होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का बोध होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, अंक भरना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? जोड़ घटाना करना, गणितीय संघटना, गले लगाना या भाव विभोर हो उठना। तो अंक भरना अर्थात गले लगा लेना, किसी को गोद में ले लेना या गले लगा लेना होता है अंक भरना। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? सूरज, आंसू, पानी, सोना। पानी और सोना पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और पदार्थवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं। सूरज भी एक है, लेकिन जब भी आंसू निकलते हैं तो वो एक अकेला आंसू नहीं होता, बल्कि झड़ाझड़ आंसुओं की झड़ी लग जाती है, अर्थात आंसू सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 19, अरे यह क्या हो गया? वाक्य में अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा? तो भाई वाक्य अरे यह क्या हो गया आश्चर्य है, भावनाओं का आवेग है, भाव का अतिरेक है। जहां भावनाओं का आवेग हो, जहां भावनाएं व्यक्त की जाएं, वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, जिसको लगाने का तरीका एक सीधी लकीर और उसके नीचे एक बिंदी। अगला प्रश्न, आचार्य भरत मुनि ने रस के कितने अंगों का उल्लेख किया है? 3, 8, 2 या फिर 5? आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में एक रस का सूत्र दिया, विभावाव, विभावानुभाव, संचारी भाव, संयोगाद्र, रसः निष्पत्ति।
हालांकि एक ही शब्द है, लेकिन स्क्रीन पर लिखना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए 2 बार में लिखा है। तो आचार्य भरत मुनि ने कहा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस के 3 अंगों का उल्लेख किया। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में रस के किस अंग का वर्णन नहीं किया, तो वह स्थायी भाव का नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन घर का पर्यायवाची नहीं है? निवास, निलय, प्रवाह, सदन। तो प्रवाह हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रवाह की जगह प्रासाद हो जाता, हालांकि प्रासाद महल का पर्यायवाची है, शुद्ध पर्यायवाची के रूप में, लेकिन फिर भी महल में भी रहते थे, तब हमारा उत्तर हो जाता निलय, निवास, सदन, घर, गृह, निकेतन आदि सब घर के पर्यायवाची होते हैं। प्रश्न संख्या 22, हरी घास पर क्षणभर काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। हरी घास पर क्षणभर काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखा गया, जिन्हें कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह भरे बहन हंसे देन कह नट जाए। बात करने के लालच से, लाल अर्थात भगवान कृष्ण की मुरली को लुकाए अर्थात छुपा लिया। किसने? राधा जी ने। सौह भरे, कसम खा रही हैं, बहुन हंसे, लेकिन चेहरे के भाव भंगिमा से लग रहा है कि वो झूठ बोल रही हैं, और देन कह नट जाए। जैसे ही भगवान कृष्ण मांगते हैं तो देने से मना कर देती हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो राधा और कृष्ण के बीच में मीठी सी नोक-झोंक है, अर्थात श्रृंगार रस होगा। हालांकि यहाँ वर्तनी की अशुद्धि है, क्योंकि श्रृंगार को शुद्ध रूप से इस प्रकार इस भांति लिखा जाता है, और श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, जो कि बिहारी जी के द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से प्रत्यय का भेद नहीं है। कृत प्रत्यय पहले ही बताया था, इसी सीरीज में इस तरह से कृत लिखा जाता है। कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय या फिर कोई नहीं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, लेकिन तद्भव प्रत्यय का भेद नहीं है, वह हमारे उपसर्ग का भेद होता है। अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्णित छंद का भेद है? दोहा, रोला, कुंडलिया या फिर इंद्रवज्रा। दोहा, रोला और कुंडलिया मात्रिक छंदों के अंतर्गत आते हैं। हालांकि दोहा छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है, रोला सम्मात्रिक छंद है और कुंडलिया विसम्मात्रिक छंद है, और इंद्रवज्रा छंद वर्णित छंदों के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें मात्रा और वर्ण दोनों की गणना की जाती है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा, स्वयंभू, अमीर खुसरो या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सरहपा को सर्वमान्य मत से
हिंदी का पहला कवि माना जाता है। स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य में अनेक परिवर्तन किए, या हम कह सकते परिवर्तन तो नहीं लेकिन अनेक विधाओं को जन्म दिया। लेकिन खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 27, जिन स्वर वर्णों की 2 मात्राएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई जिन स्वर वर्णों की 1 मात्रा होती है उन्हें हिरस्य स्वर कहते हैं। जिन वर्णों की 2 से अधिक मात्राएं होती हैं उन्हें प्लित स्वर कहते हैं। लेकिन जिन स्वर वर्णों की 2 मात्राएं काउंट की जाती हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। किंचित। किंचित होता है कभी कभी। दुर्लभ, अर्थात जिसको पाना, प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो, वो दुर्लभ होता है। अनिकेत, जिसके पास घर नहीं है वह अनिकेत होता है, निकेतन नहीं है। लेकिन जिसके पास कुछ भी ना हो वह अकिंचन होता है। अर्थात उत्तर होगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से अर्धस्वर किसे कहा जाता है? आ स्वर हैं। का और खा स्पर्श व्यंजन के का वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण हैं। अंग और अंगः अयोगवाह वर्ण हैं। या और वा अंत्यस्थ व्यंजन हैं, लेकिन प्रयत्न के आधार पर या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। आज के अंतिम प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंक प्रणाली का अंतरराष्ट्रीय होना निर्धारित किया गया? अर्थात जो हमारे डिजिट सिस्टम है, हम जो लिखते हैं ना, हम जैसे कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 1 2, अगर हम इनको पढ़ भी रहे होते हैं हिंदी में तो भी ऐसे ही पढ़ते हैं 1 2 3 4। लेकिन जो हिंदी के हैं वो किस तरह से अंक प्रणाली है? 1 2 3 4। लेकिन जब हमने संविधान का निर्माण किया तब ये तय किया कि जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी, लेकिन अंक प्रणाली को हम अंतर्राष्ट्रीय रखेंगे। और उस समय अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी अर्थात रोमन लिपि थी, और इसका निर्धारण अनुच्छेद 343 में ही किया गया। 343 ए में ही देश की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंक प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय होना निर्धारित हुआ। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। तो आज की इस टेस्ट सीरीज़ में इतना ही। स्क्रीन पर नज़र आने वाली PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में उत्तर सहित मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।